हाँ, तो हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो जैसा कि हमने बताया था कि 1975 में इंदिरा जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई, राइट? या यूं कह सकते हैं कि इंदिरा जी ने नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम कर सकता है? हु कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पर ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, इसको आप क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लें। हु कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? या हु कैन प्रोक्लेम ऑब्लिक डिक्लेयर मीन्स हु कैन प्रोक्लेम ऑब्लिक डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी मीन्स नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम ऑब्लिक डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी मीन्स भारत के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 352 only the president of India has absolute right, only the president of India has absolute right to declare or proclaim national emergency means अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति मीन्स भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जब बात नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की हो तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी किन परिस्थितियों में डिक्लेयर की जा सकती है। मीन्स क्वेश्चन हो सकता है आपका, अंडर विच सर्कमस्टांसेस नेशनल इमरजेंसी कुड बी डिक्लेयर, राइट? तो यहां पर क्वेश्चंस आप दूसरा भी लिख दें, अंडर विच circumstances national emergency could be declared or proclaimed, right? किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की अगर परिस्थितियां हो तो वो परिस्थितियां क्या रहेंगी, क्या किन स्थितियों में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है? तो अगर हम इनकी परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियों जब देश को एक्सटर्नल वार का खतरा हो, क्या हो? एक्सटर्नल वार का खतरा हो। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे देश में किसी बाहरी देश के आक्रमण का, बाहरी देश के हमले का खतरा हो तो हम क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, राइट? सेकेंड, अगर इंटरनल डिस्टरबेंस हो, इंटरनल डिस्टरबेंस अर्थात देश के आंतरिक हालात क्या हो? बेकाबू हो जाए। इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब क्या है? देश में आंतरिक हालात जो है क्या हो जाए? खराब हो जाए, अर्थात देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति अगर बनने लगे तो उस दशा में भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम
की जा सकती है। इज दैट क्लियर? मीन्स मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बने कि मीन्स रिलीजियस राइट्स हो जाए। रिलीजियस राइट्स में क्या मतलब होता है? धार्मिक दंगा। और धार्मिक दंगे में क्या है, हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के लोग एक दूसरे से करने लगे, तो इन दैट सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल करने के लिए कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग कि राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं या माननीय महामहिम राष्ट्रपति जो हमारे देश में होते हैं, वो बेसिकली एक रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। वो जो भी करते हैं मंत्रि परिषद की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्रि परिषद की सलाह पर करते हैं। और मंत्रि परिषद का मुखिया या मंत्रि परिषद का हेड कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। मीन्स क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, मीन्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक्शन, वॉट एवर एक्शन, मीन्स जो भी एक्शन होगा हमारे देश के राष्ट्रपति का या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भी एक्शन होगा, किसकी एडवाइस पर होगा? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स मंत्रि परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति का डिसीजन आता है। और राष्ट्रपति जो भी प्रोक्लेम करने वाले होते हैं उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस उन्हें लेना बहुत जरूरी होता है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमेशा याद रखिए, मंत्रि परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रि परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये वाली बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। कई बार पूछ देते हैं कि हु इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हु इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मीन्स मंत्रि परिषद का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर भी देखिए, जब बात आ गई थी तो हमने 2-3 क्वेश्चंस भी किसी कंडीशंस में डिस्कस कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी 1975 की जो थी, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी थी, जिसको बार बार ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो नो, नॉट, इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगा सकती हैं। दैट इज अनदर थिंग। द इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रिकमेंडेड थी। मीन्स क्यों, कैसे रिकमेंडेड थी? रिकमेंडेड ऐसे थी चूंकि वो भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। तो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला कि जाओ जाकर के राष्ट्रपति महोदय से कहो, महामहिम राष्ट्रपति से कहो कि क्या करें, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दें, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दें। तो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनका नाम लिख लीजिए, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक बार कहा कि एक बार जो है नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करवाने से पहले इस पर क्या कर ले, एक बार रिव्यू कर ले, पुनर्विचार कर ले कि क्या ये उचित रहेगा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना। तो थोड़ी देर बाद ही वंस अगेन होता क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड जो थे, सॉरी हेड कहेंगे, एक उनके मेंबर्स थे, तो मंत्रिपरिषद के मंत्री जी फिर एक बार जाते हैं पुनः और कहते हैं कि नहीं,
मैडम ने कहा है कि इस पर पूरी तरह से सोच विचार करके ये डिसीजन लिया गया है, आप सिर्फ इस पर जो है क्या करो, साइन कर दो। तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। अब बात आती है कि जो 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी थी, जो इंदिरा गांधी के द्वारा रिकमेंडेड थी, फखरुद्दीन अली अहमद के साहब के द्वारा जो इसको इनैक्ट किया गया था, लगाया गया था या प्रोक्लेम की गई थी, तो उसकी पटकथा क्या थी, उसके पीछे की घटना क्या थी, राइट। पटकथा मतलब उसका बैकग्राउंड क्या था। तो जब हम बात बैकग्राउंड की करेंगे तो हम फिर 1971 के लोकसभा चुनाव में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, 1971 के लोकसभा चुनाव में, राइट। लोकसभा चुनाव हुआ था 1971 में। तो इस लोकसभा चुनाव में इंदिरा जी पर इलेक्शन करप्शन का चार्ज लगाया गया था, और इलेक्शन करप्शन का चार्ज लगाने वाले थे राजनारायण सिंह। राजनारायण सिंह साहब ने इन पर इलेक्शन करप्शन का चार्ज लगा दिया था। किसने चार्ज लगाया था, राजनारायण सिंह ने। इन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने क्या किया है, सरकार में रहते हुए इन चुनावों में धांधली की है, मतलब जरूरत से ज्यादा चुनावों में पैसा खर्च किया है, लोगों को प्रलोभन दिया है, कुल मिलाकर के किसी भी तरीके से इन्होंने क्या करके भ्रष्टाचार करके इस इलेक्शन को जीता है। इज दैट क्लियर। तो जब इन पर ये चार्ज लग जाता है इंदिरा गांधी पर, तब जो है ऐसा नहीं है जैसे ही चार्ज लगता है तो मामला जो है कोर्ट में जाता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है। जैसे कि हमारे देश में जानते हो कि कोई भी छोटा से छोटा मामला हो, उसका वर्डिक्ट बहुत जल्द नहीं आता है, काफी हमें लंबा ट्रायल को फेस करने के बाद उसका डिसीजन आता है। तो राजनारायण सिंह एक तो जो है इसके मुख्य कह सकते हैं, इस इमरजेंसी के हीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ना ये जो है इलेक्शन करप्शन का चार्जेस लगाते, ना राजनारायण सिंह साहब से जो है इंदिरा गांधी हाई कोर्ट में हारती, ना जो है देश को इमरजेंसी का दंश झेलना पड़ता है, राइट। अब इस इमरजेंसी के और मुख्य हीरो कौन कौन से हैं, सिद्धार्थ शंकर रे, इनका भी नाम लिख दीजिए, सिद्धार्थ शंकर रे। सिद्धार्थ शंकर रे ने इमरजेंसी की पूरी भूमिका तैयार कर दी थी पहले से ही। इवन देन 4 साल पहले ही इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस अगर जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी लगाएंगे, और इमरजेंसी लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे। ये सिद्धार्थ शंकर रे साहब की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ शंकर रे साहब कौन थे, तो सिद्धार्थ शंकर रे जो है इंदिरा गांधी के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। दूसरे अगर हम हीरो की बात करें तो संजय गांधी, इंदिरा गांधी जी के, माननीय इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी भी इस इमरजेंसी के क्या थे, एक तरह से हीरो थे। अब इस इमरजेंसी में क्या हुआ, मजे की बात है, थोड़ी सी बड़ी अच्छी बात है, और इसको हम क्या कहें कि उन दिनों इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान ही 1975 से लेकर के 1977 तक 21 माह तक लगभग क्या चली थी, ये इमरजेंसी चली थी। ये इमरजेंसी जो है कितने दिन तक जारी रही, लगभग 21 माह समथिंग, मतलब इतने समय तक ये जो है क्या इमरजेंसी लगी रही। क्लियर। अब इस इमरजेंसी के दौरान इन्होंने 83 लाख लोगों को, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में इमरजेंसी के दौरान 83 लाख पुरुष नसबंदी की गई थी। क्या किया गया था, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी क्यों, मीन्स परिवार नियोजन। और यहां तक कहा जाता है
कि इन बिटवीन मीन्स उस समय क्या होता था कि पुलिस बल जाता था, पूरा गांव की गांव घेर लिया जाता था और पुरुषों को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती उनकी क्या कर दी जाती थी, नसबंदी कर दी जाती थी। मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए, अगर हम इसको लॉजिकली बात करें, मैं मानता हूं कि यहाँ पर नसबंदी के पीछे इंदिरा जी की नीयत शायद गलत ना हो, क्योंकि वो जानती थी कि देश में जो है जनसंख्या का विस्फोट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रहा है कि एक एक मतलब 6 7 7 8 8 9 9 10 10 भाई ऐसे मतलब परिवार, एक परिवार में जो है पता चला कि कमाने वाले 2 हैं, खुद के 2 के खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से 8 लोगों का और परिवार, 4 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए। और चूंकि ये देश हमारा शिक्षा के मामले में काफी पीछे था, बहुत आज भी पीछे है, आज भी हम इसको बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत एडवांस नहीं मानते हैं। एडवांस इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि अगर हम इसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखें, इसका लेवल देखें, एजुकेशन के रेशियो को देखें, तो हम ये पाते हैं कहीं ना कहीं कि हम भी आज भी एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि इंदिरा जी का जो ये डिसीजन था पुरुष नसबंदी वाला, ये मैं इस डिसीजन को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बेशक डिसीजन सही हो सकता है लेकिन तरीका गलत, तरीका इस पुरुष नसबंदी का जो इनका तरीका था, राइट, वो बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल गलत तरीका था, गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। इनका फोकस फैमिली प्लानिंग पर था। तो मुझे लगता है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में कन्विंस करना चाहिए था। एक चीज, अगर कोई मुझसे कहे कि अगर सिंह साहब आप होते तो आप क्या करते, तो मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री होता तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं वो करता, शायद यही करता, शायद अगर हमारे पास उस समय नसबंदी ही अगर इसका एकमात्र ऑप्शन होता तो हम शायद नसबंदी ही करवाते, लेकिन तब हम लोगों को कन्विंस करते और ये किसी एक वर्ग एक समाज पर नहीं थोपता। जैसे कि ये नसबंदी सिर्फ हिंदू धर्म पर लागू थी, मुस्लिम्स ने तो कह दिया कि भाई हमारे धर्म में ये अलाउ नहीं है और हमारे धर्म के, हमारे जो है मजहब के विरुद्ध है, तो उन्होंने तो अपना मजहब के नाम पर अपने बचाव का रास्ता निकाल लिया। अरे भैया, जब वन कंट्री वन नेशन की जब बात होती है, वन नेशन वन लॉ, तो लॉ भी तो एक ही होना चाहिए, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन लॉ। जब एक संविधान, एक देश, एक नियम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब भेदभाव होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इंदिरा जी का जो ये डिसीजन था वो सही था। डिसीजन सही हो सकता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो था, इनका तरीका था जो फोर्सफुली था, वो सही नहीं था। एक चीज तो, एक तो जो है ये पुरुष नसबंदी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पुरुष नसबंदी कब हुई थी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान 83 लाख लोगों की नसबंदी हुई थी। अच्छा, होता क्या है, चलिए ठीक है, आपने नसबंदी करवा दी 83 लाख लोगों को। उस समय क्या किया गया था, प्रेस की प्री सेंसरशिप कर दी गई थी। प्रेस की प्री सेंसरशिप होने का मतलब जानते हो क्या, कि प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लेना। अर्थात जो प्रेस की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 क्लास 1 में जो प्रेस को स्वतंत्रता मिली है वैचारिक अभिव्यक्ति करने की, तो अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी किसी नेता ने, वैसे तो प्रेस को ही नहीं, हम भारत के हर आम और खास नागरिक को वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी है, हर, चाहे वो आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, सभी को क्या है, वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कोई अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सत्ता का पक्ष से हो या सत्ता के विपक्ष से हो,
वो अपनी राय जिस किसी के बारे में जो रखना चाहता है खुल करके रख सकता है। आपने कभी देखा किसी नेता को किसी मंच पर स्पीच देते हुए कि वो पहले अपनी स्पीच को जो है क्या करवाए, सेंसर करवाए, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से परमिशन ले कि कल हम, या सरकार से परमिशन ले कि साहब हम आपके खिलाफ कल ये बोलने वाले हैं, इसको बोले या ना बोले, राइट भाई? उसमें तो आवाज दे दी जाती है भीड़ में बैठे हुए। अगर मान लीजिए हमें पता है कि हमारे बीच मुस्कान यादव बैठी हुई है, बहुत अच्छी प्रखर वक्ता है, तो हम मंच पर खड़े होकर के आवाज दे देंगे कि हमारे बीच मुस्कान यादव मौजूद है, बहुत ही मुखर प्रवक्ता है या वक्ता है, आप प्लीज मंच पर आइए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। इज दैट क्लियर? और ये माइक पकड़ करके बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी हमारे देश में नेता की तो कोई परिभाषा है ही नहीं, अगर कोई है भी तो काका हाथरसी ने एक परिभाषा गढ़ी थी नेता के बारे में कि माइक की गर्दन पकड़ लंबी मारे डींग, करे प्रमाणित तर्क से गधे के दोषी। यही नेता होता है। नेता क्या होता है? माइक की गर्दन पकड़ लंबी मारे डींग, जो लंबी लंबी बातें फेंके, और करे प्रमाणित तर्क से। गधे की कभी किसी ने सींग नहीं देखी होती। नेता तो वो चीज है कि अपने ऐसे तर्क वितर्क कुतर्क दे करके ये भी सिद्ध कर देगा कि गधे के भी सींग होते हैं। इज दैट क्लियर? तो करे प्रमाणित तर्क से गधे के दो सींग। तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी में ये आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 352 में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर और प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी किन सर्कमस्टांसेस में डिक्लेयर कर सकते हैं? अच्छा, हुआ क्या था उस समय? क्या था? विपक्ष को भी बोलने की आजादी नहीं थी, प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली, विपक्ष को भी बोलने की आजादी नहीं थी। इवन देन जो भी विपक्ष सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। और उसी अरेस्टिंग में आपके जो है क्या थे, हमने आपको बताया था कि जो हमारे देश के दिग्गज नेता थे, चाहे वो अरुण जेटली साहब रहे हों, चाहे वो राजनारायण सिंह जिनसे वो जो मुकदमा लड़ रहे थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे हों। इवन देन लालू प्रसाद यादव जी के बारे में तो हम एक बात और कहेंगे कि भाई उस समय बड़ी मजे की बात है, जब लालू प्रसाद यादव जी को गिरफ्तार किया गया तो इनको मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। किस एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया था? मीसा एक्ट के अंदर। और मीसा एक्ट में, जब मीसा एक्ट का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि मीसा क्या है। मीसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। और जब ये गिरफ्तार होकर के जेल जा रहे थे, जब ये गिरफ्तार हुए थे, उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में या तत्कालिक परिस्थितियों में इनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी जो है प्रेग्नेंट थी। क्या थी? प्रेग्नेंट थी। और जब लालू प्रसाद जी जेल में थे तो जेल में उनको ये सूचना दी गई कि भाई आपके घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है, अर्थात लक्ष्मी आई हुई है। जैसे कि हमारी परंपरा है, जब कोई बेटी किसी घर में जन्म लेती है तो लोग कह देते हैं भाई अरे लक्ष्मी आ गई। ठीक है? तो इनको भी ये जेल में सूचना दी गई थी कि आपकी यहाँ आपकी बेटी ने जन्म लिया है, या आपके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। तो लालू जी ने कहा कि भाई उसका नामकरण हम करेंगे। लालू जी तो जानते ही हो, अपना उनका बड़ा अलग अंदाज रहा है हमेशा से। तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया उसका नामकरण करने के लिए, खुद ही नामकरण कर दिया। और अपनी बेटी का नाम उन्होंने क्या रखा? मीसा भारती। मीसा भारती। चूंकि इसी एक्ट के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्होंने इस एक्ट को अपनी बेटी का नाम दे करके क्या बना दिया? एक यादगार बना दिया कि भैया जब हमारी बेटी पैदा होनी थी तो हम क्या थे? हम जेल में थे और हमको इस एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया था। तो है ना, कभी लालू जी जो है बड़े मजेदार चीज है। ठीक है? तो ये 1975 की इमरजेंसी में सिद्धार्थ शंकर थे जिन्होंने इसकी पूरी भूमिका तैयार की थी, पूरी पटकथा तैयार की थी कि कैसे कैसे आप
नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। फखरुद्दीन अली साहब, फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया था। और लगभग हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में लगभग सब कुछ बता ही चुके थे। तो इसी के साथ ये नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 फिनिश होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ बराबर शेयर करते रहें। थैंक यू।